नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आज विश्व हाथी दिवस है। आज हाथियों को लेकर बात हो रही है। देश भर में हाथियों के संरक्षण को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में हाथियों के इतिहास को जानना भी जरूरी हो जाता है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र एक समय हाथियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। सराय के घने जंगल से आच्छादन सरगुजा के हाथियों का हैदराबाद के निजाम और मुगल सल्तनत की सेना में हाथियों का दबदबा रहा। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई कि ओडिशा, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के जंगलों में हो रहे मानवीय दखल की वजह से हाथी नए ठिकाने की तलाश में जुट गए, जिसकी वजह से उनका रुझान छत्तीसगढ़ की तरफ काफी ज्यादा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि आज के लगभग 10 महीने पहले की अगर हम बात करें और पूरे प्रदेश में अगर हम एक साल पहले की बात करें तो 150 हाथी थे एक साल पहले, लेकिन अब इनकी संख्या 2.5 गुना बढ़ गई। और ये बढ़ी हुई संख्या देखकर प्रदेश सरकार 3 नए कॉरिडोर भी प्रदेश सरकार ने बनाए। पिछले 5 साल पहले सीतानगरी उदंती टाइगर रिजर्व में हाथी नहीं थे, लेकिन अब सार दल यहां पर अपना कुनबा बनाने में जुट गया है। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में हाथियों के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। इन रेंज के जंगलों में हाथियों के लिए कुल्लू, छाल, बांस, करल, इसके साथ साथ महुआ, बेला, साल और तेंदू पेड़ का जड़ और पहाड़ी घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पानी की सुविधा के लिए उदंती नदी और 12मासी नाले का प्रयोग किया जा रहा है और तालाबों की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ हाथियों के दल की निगरानी करने के लिए यहां पर 25 हाथी मित्र की ड्यूटी लगाई गई। अब सवाल है कि हाथियों के संरक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक एक पहलू को टटोलेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें चल रही हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कि बेहद खास हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं, ये भी अपने आप में खास हो जाता है, उसे भी समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय दुबे जी, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनमोल फाउंडेशन रायपुर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के बिसेन साहब, पूर्व मुख्य वन संरक्षक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिव शरण बड़गैया, रिटायर्ड APCCF, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज का दिन बेहद खास है। तो सबसे पहले अजय जी आपसे समझना चाहेंगे, हाथी कब बनेगा साथी, एक बड़ा सवाल है। और अगर बेहतर तरीके से जागरूकता ग्रामीणों के बीच, जो जंगली इलाके के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचाई जाए तो वाकई ये एक शानदार पहल होगा। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो सरगुजा का हाथियों का जो इतिहास आपने पूरा बताया, वो उस आपके कथन में एक बहुत बड़ी जो आज की सच्चाई उभर के आती है कि जिस समय सरगुजा में बहुतायत में हाथी थे और वहाँ के सराय के घने जंगल थे, और आज जो परिदृश्य हम देखते हैं वह जंगलों का जो क्षरण हुआ है, जंगल जो कटा है, मतलब इसको समझने के लिए कोई बहुत कठिन साइंस तो नहीं है, लेकिन मानव के विकास में अनियंत्रित हुआ है। हमने जंगलों का सफाया किया है। आज छत्तीसगढ़ के जो हाथी हैं वहाँ से कॉरिडोर से वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। करीब 60-70 हाथी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व में हैं। और छत्तीसगढ़ में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो रोजाना की घटनाएं हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी फूड साइकिल डिस्टर्ब हुई है। हाथी जंगल में सीमित रहता है। हाथी को यदि जंगल के सफाया हुआ, उसके पेड़ जो भी उसकी ज़रूरत है, यदि वो उसको नहीं मिलेगी तो मानवीय बसाहट में आएगा, वहाँ वो अपना भोजन ढूंढेगा। और ये एक बेसिक साइंस है इस कि यदि इंसान अपने लिए विकास करता है, अपने लिए वो मतलब मानवीय बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, जंगलों में अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कटाई हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसके जो दुष्परिणाम है वो झेलने पड़ रहे हैं। हाथी आपके जो गांव के जो टोले हैं, जो घर हैं, उनके अंदर आक्रमण कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार निश्चित तौर पर यह आज की समस्या नहीं है, ये लगातार जब पिछले 8-10 सालों से इसका भीषण अब स्वरूप आ गया है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्टडी भी करवाई थी। बड़े टॉप ऑफिसर्स रायपुर में बैठने के बजाय फील्ड पे उतरे,
जो हाथी मित्र या जो ऐप की बात करते हैं, जो डिजिटल जो भी आईटी के उपयोग से हाथी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा। हाथियों के लिए जंगलों में सुरक्षित रहवास के लिए आपको कोशिश करनी पड़ी होगी। आप ये उम्मीद करते हैं कि हाथी आपके यहाँ आ रहे हैं, इसको आप दूसरे तरीके से देखिए कि आप हाथी के इलाके में बैठे हैं, आप बड़े बड़े मैदान बन गए, अवैध तस्करी हो रही है, शिकार हो रहा है, तो उस वक्त आप ये अपनी पीड़ा समझ रहे हैं, उसकी भी पीड़ा समझेंगे तो हाथी मैनेजमेंट बेहतर होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। के बिसेन साहब, आपसे जरा समझना चाहेंगे, अजय दुबे जी ने कई मसलों का जिक्र किया है, लेकिन आज भी हाथी और इंसानों के बीच एक संघर्ष की तस्वीर नजर आती है और तमाम कोशिशों के बाद अब तक के जो रिजल्ट है, ऐसा लगता है जैसे हम उस प्रयास में विफल हैं। ठीक है सर, देखिए, हाथियों और मनुष्यों का पुराने समय से संबंध चला आया है। बात अभी जो चर्चा हुई इससे बड़ा स्पष्ट। अभी वर्तमान स्थिति ये है साहब कि केंद्र शासन भी चिंतित है, राज्य शासन भी चिंतित है हाथी बचाने के लिए, परंतु कोई ऐसा इनिशिएटिव करने वाला, दिलचस्पी लेने वाला एक बंदा चाहिए, तकनीकी विल वाला चाहिए। ये जिस भी राज्य में कमी है, वहां पर हाथी मैनेजमेंट में दिक्कत, क्योंकि जब इनिशिएट करने वाला रहेगा तो उसके जुनून के साथ में जुड़ता है स्टाफ, फॉरेस्ट का फोर्स जुड़ता है। यदि उसका जुनून नहीं है तो फॉरेस्ट फोर्स नहीं जुड़ेगा, फॉरेस्ट फोर्स का जो नहीं जुड़ेगा तो फिर समाज नहीं जुड़ेगा, समाज नहीं जुड़ेगा तो पॉलिटिकल विल में आ नहीं सकती, और पॉलिटिकल विल नहीं आती तो जो पूरा सिस्टम होता है वो पैरालिटिक हो जाता है। देखिए, हाथी में पिछले 2015 से मैं हाथी से जुड़ा हुआ हूँ। वाइल्ड लाइफ का मैं एक्सपर्ट भी हूँ, वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग किए, फॉरेस्ट्री की कोर्स किए, परंतु हाथी मैनेजमेंट के संबंध में 2015 के पहले एबीसीडी नहीं पता था। मुझे केवल पता था कि हाथी मेरे साथ ही फिल्म देखा था और कान्हा की हाथियों में सवारी किया था मैंने, मैनेजमेंट नहीं था। परंतु जैसी दिलचस्पी आई, तो दिलचस्पी आने के बाद में सरगुजा में 2017-18 के पीरियड जो रहा, वहां के लोग प्रमाण देते हैं कि ये पीरियड बहुत अच्छा था। हाथी का जो मैनेजमेंट है, सरगुजा पद्धति आज की नहीं, राजा महाराजाओं के समय से ये बहुत प्रसिद्ध रही। मेरे यही है कि तकनीकी बिल लाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स वही लाएगा, फॉरेस्ट वो इनिशिएटिव को रोल अदा करना पड़ेगा, उनमें जुनून लगाना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक सब सोशल भी लाएगा, तकनीकी भी लाएगा, प्रशासनिक भी लाएगा और जनता सुरक्षित है। अदरवाइज सबको दिक्कत चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। शिव शरण जी, ज़रा आपसे समझना चाहेंगे, जो बेहतरी की कोशिश की जा रही है, उनके बेहतर तरीके से रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हाथी मित्र भी बनाए गए, क्या ये कोशिश बेहतर है या इसमें कुछ और भी किया जा सकता है जिससे एक बेहतर माहौल हम हाथियों को दे सके, सरकार दे सके? जी, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, धन्यवाद मेरे को जोड़ने के लिए। पहली बात तो थोड़ा सा इतिहास में संशोधन करना चाहूंगा। जो हाथियों का मूल रहवास रहा है वो कोरबा और धर्मजयगढ़ कटघोरा वन क्षेत्र रहा है हमारा वन मंडल। इसके साथ ही हमको भित्ति चित्र भी मिलते हैं कोरबा के जंगलों में, जहां बड़े बड़े योद्धा कुमकी हाथियों के माध्यम से हमारे जंगली हाथियों को बांधते थे। और इतिहास ये बताता है, जैसे आपने कहा कि निजाम के यहाँ विशेष रूप से अकबर की सेना के लिए विशेष रूप से वहां से भेजे जाते थे। तो ये थोड़ा इतिहास यही है। और जहां तक अभी प्रोटेक्शन का सवाल है और जो संरक्षण मैनेजमेंट का सवाल है, मेरे भाइयों ने भी, साथी सहयोगियों ने बताया, खासकर विषय ने, मेरे जो साथी रहे हैं वन विभाग में, उन्होंने भी ये बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कॉरिडोर चिन्हित किया, पर यह नहीं ध्यान दिया कि कॉरिडोर में ही इंक्रोचमेंट हो गया है। आज ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मेरे देहरादून के साथी भी हाथियों के स्ट्रगल में है। उन्होंने भी ये बताया कि जहां जहां हमने कॉरिडोर बनाए थे, एक हमारा क्षेत्र था बल्लूपुर, जहां हमने अध्ययन किया है इसे FRI में, वहां से लगा हुआ बल्लूपुर क्षेत्र है, वो एक जमाने में हमारा हाथी का कॉरिडोर हुआ करता था, यूपी का, उत्तराखंड का। आज वहां पे लोग बस गए हैं, बल्लूपुर शहर हो गया है।
तो हमने ना केवल जंगलों को इंक्रोच किया उनके, बल्कि जिनको हमने रास्ता बनाया उन रास्तों को भी हमारे लोगों ने और बढ़ती आबादी ने समस्या पैदा की और अवैध कब्जा किया, जिसकी वजह से और हाथी और द्वंद बढ़ता गया। तीसरी बात यह है जो मैंने देखा, मैं और थोड़ा सा अपना जोड़ना चाहूंगा। मैं 91-92 में रामानुजगंज में एसडीओ था। वहां पहला झारखंड से हाथी 1991 में एंट्री हुआ 9 की संख्या में। पहले हाथी 9 जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में झुके, और उस समय हम लोग बिल्कुल रात है उसके मैनेजमेंट में बस दौड़ते थे। और उस समय हमारे लोगों ने भी नासमझी की, जो उसको गणेश देवता है और हमारे लिए शुभ है करके उसको नारियल और चावल और महुआ खिलाने लगे। यहां से उनकी आदत भी बिगड़ी। 9 के बाद 19 हुए। इस बीच हमने लाल बाग और लाल घाटी ऑपरेशन किया, जो एलिफेंट ग्रीन ऑस्कर मिला उसको माइक पांडे ने बनाया था। और उसके बाद हम इसी दौर में बढ़ते गए। अब जहां तक आज की बात करूं, ज्यादा पीछे ना जाएं, तो पूरा मेरा कुसमी और आपका चांदो क्षेत्र हाथियों से प्रभावित हुआ, जहां मैं एसडीओ रूप में 94 तक पदस्थ था। संघर्ष हम लोग करते रहे। पहली बात तो आज जो दिक्कत हो रही है, हम पढ़ते हैं और आप भी देखिएगा, ज्यादातर कैजुअलिटीज जो है ना हमारी गलती से होते हैं मानव के। उसके पीछे भागेंगे, उसको डंडा मारेंगे, उसके ऊपर आग फेंकेंगे, उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। मैंने आंख से देखा है हमने राजपुर रेंज में कि लोग उसके पीछे भागते रहे, वो भागता रहा अपनी तरफ से, परंतु आदमी और ग्रामीणों को भीड़ इतना उत्सुक और इतना अनियंत्रित हो जाता है, चाहे वो टाइगर आए, चाहे लेपर्ड आए, चाहे एलिफेंट आए, उनको डिस्टर्ब करने में लग जाते हैं। तब हाथी मेरे सामने पलट के 2-3 लोगों को उछला है। हमने बहुत कोशिश किया। आज हम 8 लाख रुपया देते हैं एक किसी कैजुअलिटी पे। और मैं आपको बता दूं कि संक्षिप्त में क्रॉप डिप्रेडेशन जो हमारा है वो बहुत कम है। उसको एक हमको मैनेजमेंट का पहला पॉइंट में बताता हूं कि क्रॉप डिप्रेडेशन जो क्षति होती है उसका जो कैलकुलेशन है, तो उसकी क्षति, मैं 20 साल उसी में काम किया, 35 साल फील्ड में ही रहा, तो आपका एक किसान की क्षति हो रही है 20,000 की, हम क्रॉप डिप्रेडेशन दे पाते हैं 1,500 या 2,000। वैसे ही हाथियों के जो उसमें है 8 लाख रुपया, उसी तरह से उसको भी एक वो दिया जाए तो लोगों को जुड़ेंगे कि भाई नुकसान होने पे वन विभाग त्वरित कार्रवाई करता है। दूसरा, उस पे अलग से फंड हो जिसमें कि त्वरित कार्रवाई। और अंतिम मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि जो भी प्रयास आपने बताया, वो प्रयास हमारे प्रदेश में छितर बितर पड़ा हुआ है। मैंने कई बार कोशिश की, बीसेन साथी ने कोशिश किया है, हम एक अभ्यारण्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इन विशेष क्षेत्रों में हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है। उस एरिया में हम प्रॉपर इस प्रजाति के वृक्षारोपण करें। और मैंने देखा है हाथियों का सबसे बड़ा आकर्षण पानी है। हमारे पास किसी भी वन क्षेत्र में आप बहुत बड़ा बांध नहीं पाएंगे। कैंपा में आते हैं 5 हेक्टेयर का तालाब बना दूं हाथी मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो अब भी कहीं ना कहीं अभी बहुत कोशिश करनी होगी। संजय जी से एक अहम सवाल हम जरा समझना चाहेंगे। हम हाथी को साथी बनाने की बात करते हैं, लेकिन पिछले 11 साल में सर 600 लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि हम उस तरीके से लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे, या हमारी तैयारी वैसी नहीं है। जी, बेसिकली जैसे हर कोई अपने जान की सुरक्षा करता है और जानवर भी अपने ही जान की सुरक्षा देखता है। तो अजय जी जैसे बता रहे थे कि जंगलों के बीच में इतने सारे गतिविधियां चलने लगी हैं कि कोई भी जंगली जानवर है उसको लग रहा है कि अब हमारे लिए ये सुरक्षित नहीं है, तो वो बाहर निकलना चाह रहा है। अब वहां से बाहर निकलेगा तो बाहर में जो मनुष्य अपना गाँव बनाया है, शहर बनाया है, अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, तो उनके एरिया में एक तो छेड़ा जाना, दूसरा उनका खाने का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है कि वनोपज के नाम से या किसी भी नाम से वहां से जो संतुलन हो रहा है, तो उनके जो खाने की चीजें हैं वो उनको मिल नहीं पा रही है। तो जब खाना नहीं मिलेगा तो बाहर खाने के लिए भी बाहर प्रयास कर रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है वो पहले नदियों से मिलती थी, तो अभी भी आप देखेंगे कि हाथियों के जो चलने का जगह है वो नदी के किनारे या पानी के आसपास या घने जंगलों को जो सुरक्षित उनको लगता है उसी एरिया से वो गुजरते हैं। वो गांव में या शहर में तभी आते हैं जब उनको कहीं पे भय लगता है। अंदर में इतना सारा गतिविधि हो रहा है, वो चाहे माइंस के रूप में, ब्लास्टिंग के रूप में करते हैं, तो उनसे उनको भी डर लगता है और वो बाहर निकल के आ रहे हैं। जनता के बीच में जिस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए, जिस तरीके की समझ होनी चाहिए, जिस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए एडवांस में, जैसे मैं आज ही बात कर रहा था सरगुजा क्षेत्र में, तो कुछ लोग व्हाट्सएप बना करके रखे हैं ताकि कर पाए।
कि अभी हाथी कहाँ पे है और आगे उसका किस तरफ रुख है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा सकती हैं, अभी इसे और बेहतर भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। कुछ कहना चाह रहे हैं बिसेन साहब? आप शिव शरण जी भी अपनी बातें रख रहे थे उस वक्त भी, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं सर। मैं ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए साहब, छत्तीसगढ़ की बात चल रही है हमारी। छत्तीसगढ़ बहुत पहले हाथियों का गढ़ रहा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब हाथियों का गढ़ रहा है। बीच में जो 1988 के पहले 50 ईयर्स का जो टाइम था पीरियड, इस समय में हाथी छत्तीसगढ़ के एरिया में नहीं। तो लगभग यहाँ के जो लोग थे उनको कैसे मैनेज करे वो भूल गए थे। जो जवान थे बूढ़े हो गए, जो बच्चे थे वो जवान हुए, तो एक लंबा पीरियड गैप। तो हुआ क्या कि एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया, बिल्कुल सही है। जब छत्तीसगढ़ हमारे झारखंड से आना चालू हुए और उड़ीसा से आना चालू हुए, उस क्षेत्र से आना प्रारंभ हुआ, तो छत्तीसगढ़ की जब ये क्षेत्र से हाथी आए तो साथ में वहां की पद्धति भी ले आए। वहां के लोग जो उपयोग करते थे, हमारे समीपस्थ राष्ट्र जो उपयोग करते थे वो पद्धति, तो फटाके फोड़ना, हल्ला करना, हल्ला पार्टी होना, साबर से उन्हें पहुंचना, आग के गोले फेंकना, ये सब पद्धति वहां से। 2016 में इसको हटाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि पहले रूट का उसको पता करके उसके लिए एक अल्टरनेटिव देना पड़ा। लोग, पब्लिक खड़े होते थे कि आपके पास जब ये नहीं है तो आप ये हाथियों को ले जाओ अपने साथ। तब उसके लिए ब्लिंकिंग लाइट, एक सस्ता सा ब्लिंकिंग लाइट होता था, वो ब्लिंकिंग लाइट से उस हाथियों को दूर रखा जाता। तब लोगों को विश्वास हुआ कि ब्लिंकिंग लाइट ये जो पद्धति है ये बिल्कुल ठीक है। कालांतर में फिर जो सिस्टम चेंज हो, अधिकारी बदले, स्टाफ बदला, कुछ रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफर हो गए, तो फिर ले दे करके सिस्टम वैसे आ गया। जबकि हमारे ही देश में अच्छी पद्धतियां हैं। साउथ इंडिया की जो पद्धतियां हैं वो साइंटिफिक बेस, वो इरिटेट नहीं करते हाथियों को। इसीलिए वहां के हाथी 5,000 3,000 की संख्या में डेथ नहीं। हमारे यहाँ पे मात्र 250 से 300 के बीच में है, जो कभी मध्य प्रदेश चले जाते हैं, कभी उड़ीसा चले जाते हैं, कभी झारखंड रह जाते हैं। तो इस सोच की वजह से जो पुरातन पद्धति को फिर से पुनर्स्थापित कर देने से ये प्रॉब्लम जाती है। जिस दिन छत्तीसगढ़ के लोगों को पता चल जाए कि अब यहाँ पर स्टेट में ये नहीं चलेगा, ये तो साइंटिफिक पद्धति के आधार पे ही चलेगा। आज यहाँ पर हो रहा है गज महोत्सव हो रहा है, मैं सुन रहा हूं सभी को, मैं वहां से निकल के ही आया हूं, और ये निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में अब तो साइंटिफिक मेथड से ही मैनेजमेंट, जो पुराना टेक्निक है ये नहीं होगा था। तो टेक्नोलॉजी दूसरी जो है, जो वन्यजीव संस्थान है, दूसरे संस्थान है, उनकी पद्धतियों को लेना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को हर पद्धति से समझाना पड़ेगा। देखिए, लोग कब मानते हैं, जब टेक्निकल ये जो नॉलेज है वो नॉलेज आप खुद होकर के नहीं कर सकते। आपकी एक टीम हो, टीम के संपर्क में रहते हैं गांव के लोग, वो सोचते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, उनको जब बताओ, जब कन्विंस हो जाते हैं ना, तब वो साथ देते हैं उस पद्धति में। तो इसके लिए दिलचस्पी चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, एक लीडर चाहिए, और उस लीडर में क्वालिटी होना चाहिए कि टीम में दिलचस्पी ला दे। 4-5 लोग ही इस सिस्टम को ठीक करने के लिए पर्याप्त। एक को आगे बढ़ने का 5 बनना है, हजारों कारवां बनता है सर। अब वो दिन अब आएंगे ऐसा लग रहा है। आज गण महोत्सव हमारे, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ जी, जहाँ स्थल से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अजय दुबे जी, बिसेन साहब ने अपनी बातें रखी, लेकिन एक सवाल जो है, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो हाथियों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो जो ग्रामीणों के बीच दहशत की स्थिति आ जाती है, वैसे उस परिस्थिति से बचने के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है। हाथी मित्र जो है उनकी संख्या भी सामने आ रही है, और जो कोशिशें की जा रही हैं या जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है
उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर ऐसी स्थिति आती है कि जब हाथी को ग्रामीण देखते हैं तो पत्थर या पटाखे जो है फेंकते हैं। इस वजह से हाथी का एग्रेसिव हो जाना तो बनता है, लेकिन इससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो उस स्तर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स जो बात कह रहे थे वो निश्चित तौर पर वो अपेक्षा कर रहे थे कि जनता जो है वो उसका आचरण कैसा हो। मेरा कहना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट को जमीन पे उतरना होगा। हाथी का जो कॉरिडोर है, देखिए अभी आज से 1-1.5 साल पहले कोलकाता में जो लैंडस्केप पूरा बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ के फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और मिनिस्टर की बैठक हुई थी और उस बैठक में स्ट्रेटेजी तैयार हुई थी। आज आप ये आश्चर्य करेंगे कि उस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, देखिए जमीन का जो टुकड़ा है उसमें हाथी को नहीं पता कि छत्तीसगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश क्या है। आपको पूरे जमीन के टुकड़े पे एक रणनीति के साथ उतरना होगा। मैं आश्चर्य करता हूं कि 1.5 साल हो गए आज तक उस स्ट्रेटेजी पे न भारत सरकार ने कोई अपनी गतिविधि आगे बढ़ाई, न उसको जमीन पे उतारा, न आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करोड़ों की स्टडी करवाई, उसको जमीन पे नहीं उतारा। मेरा कहना है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायती, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो जनमानस के साथ और सरकार के साथ, उनके वन विभाग के साथ बैठें और वो उस अच्छा आज आप ये हाथी से जो गतिविधि बढ़ रही है उसमें हम लोग गौर कर रहे हैं कि वो मानवीय बस्ती पे आ रहे हैं। इसके अलावा हाथियों का शिकार भी हो रहा है। हाथी को छत्तीसगढ़ में उनको पॉइजन या उनके साथ जो भी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। तो हमारा कहना है कि हाथी अब जाएंगे नहीं, हाथी परमानेंट रेसिडेंट है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स आपको नीचे उतारने पड़ेंगे। आपके जनप्रतिनिधि जनता के साथ बैठें और आपकी जो भी रणनीति है उसमें जंगल में हाथी कैसे रहे, वहां उसको भोजन मिले, वो मानवीय बसाहट पे ना आए, कुछ प्रिकॉशन लें, तब जाके इसका कुछ परिणाम आएगा। क्योंकि आप बहुत सारा रिसर्च करवाते हैं, आप बैठक करते हैं, सारे राज्य मिलकर बात करते हैं, तो आखिर उसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा? इसका एक मूल्यांकन होना चाहिए। और भारत सरकार जितने हाथी कॉरिडोर के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठे और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाए कि हम कैसे हाथी को भी बचाएं और इंसान को भी बचाएं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में दोनों समस्याएं हैं, हाथियों का शिकार भी हो रहा है और इंसान की मौत भी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। शिवशरण जी, अजय दुबे जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और इसके साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि जब ओडिशा और झारखंड में बेहतर परिस्थितियां नजर नहीं आई तो हाथी पलायन कर छत्तीसगढ़ आते हैं, झारखंड से, ओडिशा से। ऐसा नहीं है, अगर हम यहाँ पर चीज़ें बेहतर कर रहे हैं तो और अच्छा होगा, अगर बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उनके लिए चुनौतियां खड़ी कर देंगे। देखिए ऐसा है, बड़ा स्पष्ट है। हमारा जो जंगल है छत्तीसगढ़ का, अभी जैसे बिसेन भाई ने बताया कि 250 से 300, जहां तक मेरे को मालूम है हमारा एग्जैक्ट फिगर छत्तीसगढ़ का 247 है हाथियों की, जो विशेषकर धर्मजयगढ़, कटघोरा, कोरबा में और छितिर भीतर जहां सारंगढ़, उड़ीसा बॉर्डर और अपने झारखंड बॉर्डर में है, कुल 247 है, जिसके लिए हम सफल हैं। और जो केरल की बात है वो विशेष रूप से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सीधा स्पष्ट व्यवहारिक शब्दों में हमको उनके लिए रहवास तैयार करना पड़ेगा। ये मैंने हजारों प्लेटफॉर्म में बोला है, दिल्ली से लेकर रायपुर तक और बिलासपुर तक, रायपुर हर नीचे से नीचे लेवल में हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए नहीं है कि जैसे अभी हमने 3600 वर्ग किलोमीटर का चयन किया है कटघोरा, धर्मजयगढ़, जसपुर इलाके को, उसमें हम हाथी अभ्यारण्य बनाने जा रहे हैं। तो जिस तरह से वो एक वास्तव में साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा, उस 3600 वर्ग किलोमीटर में आप वहां काफी पॉइंट कोरबा चढ़ के देखेंगे तो एक भी आबादी आप नहीं पाएंगे जी। तो मेरा वही कहना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो है रहवास में सुधार और हाथी अभ्यारण्यों के क्षेत्र की पहचान करके, जैसे हमने पहली पहचान की है कटघोरा, धर्मजयगढ़,
कुछ जसपुर का एरिया मिलाकर, कुछ सरगुजा तारा वाला एरिया मिलाकर जी। हम एक हाथी अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा पूरा कोल एरिया है। बिल्कुल, अरबों की यानी अगर संपत्ति है हमारी, कोशिश पर की हमने जाए उसको तो नहीं हम ध्यान इस दिया। स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय दुबे जी, संजय शर्मा जी, के बिसेन साहब आपका और शिव शरण बड़गैया साहब आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारी इस चर्चा के बाद अगली जो हम चर्चा करें उसमें एक और बेहतर तस्वीर नजर आए और सरकार भी इस ओर और बेहतर पहल करे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।